हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एकदम मस्त शानदार। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी फिर से स्वागत करता हूं अपनी माइंड मैप सीरीज में। और आज की अपनी जो माइंड मैप सीरीज है इसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, सेम टॉपिक है अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके जो 2 लेक्चर थे अपने फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों में हमने जनरली फर्स्ट में तो हमारे जो एनिमल टिश्यू थे उनको डिस्कस किया था, सेकंड में हमने कॉकरोच और जो मेंढक है उसको डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो अपना एनिमल टिश्यू और जो अपने कॉकरोच और जो अपना मेंढक है इससे रिलेटेड जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि किसके अतिरिक्त सभी में सरल उपकला उपस्थित होती है। देखो, किस एक ऐसी संरचना हमको यहां से आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, जिसके अतिरिक्त सभी में सरल जो अपनी उपकला है उपस्थित होती है। देखो, फुफ्फुसों के वायुकोश में सरल मिलती है, अमाशय डिंबवाहिनी में सरल मिलती है, त्वचा है इसमें मिलती है हमको संयुक्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सेकंड क्वेश्चन है अपना, कौन से ऊतक में कोशिकाएं अल्प अंतराकोशिकीय आधात्री से दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती है। तो हमने डिस्कस किया था उपकला ऊतक में, सरल उपकला जो ऊतक है अपना, उसमें कि इसकी जो कोशिकाएं हैं इनके मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश कम होता है और आधात्री भी कम होती है और एक सघनता से जुड़ी होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एकल परतीय उपकला का चयन कीजिए, यानी कि सिंगल लेयर जो उपकला है उसका चयन कीजिए जिसमें कोशिकाएं लंबी, पतली और केंद्रक आधार पर उपस्थित होता है। अब ऐसी उपकला कौन सी है जिसमें कोशिकाएं लंबी हो, पतली हो, केंद्रक आधार पर उपस्थित हो। तो स्तंभाकार उपकला की बात कर रहा है, और स्तंभाकार उपकला की बात कर रहा है तो अपना आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन कि घन जैसी कोशिकाओं की एकल परत जिसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्म अंकुर होते हैं उपस्थित होता है। घन जैसी कोशिकाओं की एकल परत जिसकी जो मुक्त सतह है उस पर सूक्ष्म अंकुर होते हैं, ठीक है, वो हमको कहां पर पाई जाती है। तो देखो, जो घन जैसी कोशिका है, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी कि भाई घनाकार थी, इस तरह से घनाकार कोशिकाएं थी, इन पर इस तरह से प्रवर्त मिल रहे थे, सूक्ष्म अंकुर मिल रहे थे इस तरह से, और ये अवशोषण का कार्य कर रही थी, और ये मिल रही थी हमको पीसीटी में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो अपना आंसर हो जाएगा वृक्क की पीसीटी या वृक्काणुओं की पीसीटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह उपकला जो अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं के एकल परत की बनी होती है उपस्थित होती है। अनियमित सीमाओं की चपटी और एकल परत से बन रही है, तो ऐसी कौन सी उपकला पाई जा रही थी हमारी। तो देखो, हमने पढ़ा है कि भाई ये जो कह रहा है हमसे, ये उपकला ऊतक की बात कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और एकल परत की है। तो देखो, रक्त वाहिनियों की भित्ति हमने पढ़ा था कि एकल परत से बनी होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उपकला कोशिकाओं के अंगुलीनुमा प्रवर्ध की अधिक संख्या में जो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। भाई ऐसी उपकला कोशिकाएं देखनी है हमको जिन पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध हो, और अंगुलीनुमा प्रवर्ध होने के साथ में वो अवशोषण के सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करें। ऐसे हमें कहां पर पाए जा रहे थे, याद करो, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल किस में बढ़ रहा था। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल, अवशोषण कहां होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने पढ़ा है हमारी जो छोटी आंत्र है, या अपन बात करें कि जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें जो डाइजेस्ट फूड है, जो पचित भोजन है, इसका सर्वाधिक अवशोषण होता है, और इसकी उपकला में अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा बहिस्रावी ग्रंथियों का श्रावण नहीं है। बहिस्रावी ग्रंथियों की बात हो रही है। देखो भैया, बहिस्रावी ग्रंथियों की बात हो रही है तो बहिस्रावी ग्रंथि म्यूकस भी सिक्रेट करती है जिसे हम श्लेष्म बोलते हैं। कर्णमोम यानी हमारे कान में जो ईयर वैक्स होता है, येलोइश जो सब्सटेंस निकलता है वो भी सिक्रेट करती है।
ये मिल्क भी सिक्रेट करती है मेमरी ग्लैंड्स में, लेकिन हॉर्मोन्स हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियां स्रावित नहीं करती, ये सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है अपना कि यांत्रिक और रासायनिक प्रतिबलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी उपकला अनुपस्थित होती है। अब बात हो रही है यांत्रिक और रासायनिक प्रतिबलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली उपकला की। देखो, अग्नाशयी वाहिनियों में, लार ग्रंथि की वाहिनियों में, मुख गुहा में, वृक्काणु के नलिकाकार भाग में। ठीक है, अब यांत्रिक और जो रासायनिक जो प्रतिबल है, ठीक है, इसमें देखो अग्नाशय वाहिनियों में उपस्थित मिलेगी हमें, लार ग्रंथियों में मिलेगी, मुख गुहा में मिलेगी, लेकिन वृक्काणुओं की नलिकाकार जो भाग है उनमें हमको नहीं मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपकला ऊतक में कौन सी कोशिका संधियां पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो हमने पढ़ा है कि भाई जो उपकला ऊतक है, ठीक है, इसमें आसंधि संधियां पाई जाती है, एडेरिंग जंक्शन पाए जाते हैं जो पड़ोसी कोशिकाओं को क्या करते हैं, जोड़कर रखती हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 2nd। निम्न में से कौन शरीर में बहुतायात और विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक होता है। निम्न में से कौन शरीर में बहुतायात यानी अधिक मात्रा में और विस्तृत रूप से फैला ऊतक होता है। तो हमने पढ़ा है कि भाई जो संयोजी ऊतक है इसका मेन काम जोड़ने का होता है, और यही हमें सबसे अधिक अमाउंट में या शरीर में विस्तृत रूप से फैला होता है या अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि जो कंडरा होते हैं, ठीक है, जो टेंडन्स होते हैं वो किससे किसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई जो टेंडन्स है ये पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं तो कौन सी पेशियों को जोड़ेंगे। अब अस्थियों से जुड़ने वाली जो पेशियां होती हैं वो कहलाती है कंकाल पेशियां। तो मतलब कि ये कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैया 1st। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और अगला क्वेश्चन है सघन अनियमित संयोजी ऊतक अनुपस्थित होता है। सघन अनियमित संयोजी ऊतक की बात है, और सघन अनियमित देखो 2 तरह का होता है, नियमित और अनियमित। ठीक है, अब अनुपस्थित की बात उपस्थित की बात कर रहे हैं हम कि सघन अनियमित संयोजी ऊतक कौन सी संरचना में उपस्थित होता है। देखो कंडरा में, स्नायु में, त्वचा में या उपास्थि में। तो देखो हमने पढ़ा है कि भाई जो सघन अनियमित संयोजी ऊतक है ये हमें त्वचा में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अपना 3rd, त्वचा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो फाइबर्स हैं वो या जो तंतु हैं वो किस में अनुपस्थित होते हैं। देखो एरियोलर जो टिश्यू है, वायवीय ऊतक, इसमें मिलेंगे हमको, लेकिन हमने पढ़ा है कि भाई जो रक्त है इस रक्त में ना तो फाइबर्स होंगे और ना ही इसमें फाइब्रोब्लास्ट होंगी। फाइब्रोब्लास्ट मतलब जो इन फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रही है ना, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स का, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ना तो इनमें फाइबर्स होंगी और ना इनमें फाइब्रोब्लास्ट होंगी। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2nd। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि किसके अतिरिक्त निम्न सभी क्षेत्रों में उपास्थि उपस्थित होती है। किसके अतिरिक्त निम्न सभी क्षेत्रों में उपास्थि उपस्थित होती है। तो देखो भाई हमारी जो बाह्य कर्ण संधि है, कर्ण पल्लव की बात कर रहे हैं, इसमें उपास्थि होगी। नाक की नोक है, इसमें उपास्थि होती है। कशेरुकाओं के मध्य जो हमारा कशेरुकदंड है, इसमें जो 2 कशेरुकाएं हैं ना, इनके मध्य उपास्थि की बनी अंतर कशेरुक चक्ति होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो शॉक एब्जर्वर के रूप में काम करती है। ठीक है, बचा क्या, लिगामेंट्स यानी कि स्नायु। तो स्नायु में कोई उपास्थि नहीं होती, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। अगला है द्विसरक एक प्रकार की, यहाँ पर ब्लैंक है, खाली स्थान है। द्विसरक एक प्रकार की खालिस्तान पेशी है। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति सही प्रकार से कर रहा है। ठीक है, तो द्विसरक है, ठीक है, ये किस प्रकार की पेशी है। तो हमने पढ़ा है कि भाई जो द्विसरक पेशी है वो कंकाल पेशी होती है। तो मतलब ये हो गया अपना कि द्विसरक एक प्रकार की कंकाल पेशी है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर है अपना 1st। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरेखित अनैच्छिक पेशी के स्थान के संदर्भ में एक विषम विकल्प का अपन को क्या करना है, चयन करना है।
अरेखित और अनैच्छिक पेशी के संदर्भ की बात कर रहे हैं हम, और इसके संदर्भ में एक विषम विकल्प का हमको चयन करना है। ठीक है, तो देखो रक्तवाहिनियों की भित्ति में, ठीक है, आमाशय में उपस्थित होती है, ठीक है, आंत्र में उपस्थित होती है, लेकिन हृदय की जो पेशियां हैं अनैच्छिक तो होती हैं लेकिन रेखित होती हैं। हमने पढ़ा है भाई, कंकाल पेशी और जो हृदय पेशी हैं ये दोनों रेखित होती हैं, जो चिकनी पेशी हैं ये अरेखित होती हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस अनैच्छिक पेशी का चयन कीजिए जिसमें आसंजी संधि और अंतर्विष्ट डिस्क दोनों उपस्थित होते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है भाई, इंटरकैलेटेड डिस्क और जो आसंजी संधि हमारी एडेरिंग जंक्शन, ये दोनों मिलती है हमें हृदय पेशियों में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हृदय पेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तंत्रिका ऊतक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तंत्रिका ऊतक के संदर्भ में गलत कथन का हमें चयन करना है। देखो, इस ऊतक में सभी कोशिकाएं उत्तेजनशील होती है। ठीक है, यह ऊतक मुख्य रूप से परिवर्ती अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन्स को सुरक्षा सहारा प्रदान करती है और न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की इकाइयां है। ठीक है, देखो भाई, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की इकाइयां होती है संरचनात्मक, क्रियात्मक, ये करेक्ट बात है। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाएं और न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। ये न्यूरोग्लियल कोशिकाएं क्या करती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको सपोर्ट प्रदान करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी सही है। यह ऊतक मुख्य रूप से परिवर्ती अवस्थाएं, यानी कि जो अवस्थाएं, जैसे कि अपन बात करें हमारी बॉडी के इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो अवस्थाएं चेंजेस होती है उसके लिए ये क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करती है, और रेस्पॉन्स शो करके शरीर की अनुक्रियाशीलता को नियंत्रण के लिए क्या करती है, ये उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हमने पढ़ा है कि इस ऊतक की सभी कोशिकाएं उत्तेजनशील नहीं होती, उत्तेजनशील नहीं होती। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए पेशी तंतुओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है अपन को। भाई जो पेशी तंतु है, ठीक है, उनके संदर्भ में अपन को क्या करना है, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट है अपना, चिकने पेशी तंतु दोनों छोर पर पतले होते हैं। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि भाई चिकने तंतु का इस तरह से डायग्राम बनाया था हमने, दोनों छोर से पतले होते हैं। दूसरा, कोशिका संधियां चिकने पेशी तंतुओं को एक साथ जोड़े रखने का कार्य करती है, ऑब्वियसली बात है। चिकने पेशी तंतु संयोजी ऊतक आवरण में एक साथ जुड़े होते हैं, सही है। हृदय पेशी तंतु असाकित होते हैं, ये हमने पढ़ा है, लेकिन हृदय पेशी तंतु है वो होते हैं साकित। हमने इस तरह से हृदय पेशी की संरचना बनाई थी, इस तरह से पेशी थी। ठीक है, साकित पेशी बनाई थी हमने। ठीक है, तो हृदय पेशी साकित होती है। तो अपन बात कर रहे हैं कि गलत कथन का, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कठोर अनमनशील आधारीय पदार्थ वाले ऊतक का चयन कीजिए। अब कठोर और अनमनशील ऊतक किस में मिल रहा था हमें, ठीक है, एक तो था हमारा भाई लचीला और नमनशील, ये तो मिल रहा था हमें उपास्थि में। लेकिन बात करें कठोर और अनमनशील का, ये मिलता है हमें अस्थि में, हमने पढ़ा है ये तो क्लियर। ठीक है, तो आंसर हो गया सेकंड। कोशिका ऊतक के स्तर का संगठन सबसे पहले किस में पाया गया था। देखो कोशिका स्तर का संगठन था वो मिल रहा था हमें पोरिफेरा में, और कोशिका से ऊतक बनने का जो संगठन का स्तर था वो हमें मिल रहा था सिलेंट्रेटा में, और सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा है। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है ना हाइड्रा, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम सामान्यतः केवल सोचकर ही अपनी रक्त वाहिनियों को संकुचित नहीं कर सकते हैं, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। भाई हम केवल हमारे सोचने भर से हमारी रक्त वाहिनियां हैं, क्या वो संकुचित हो सकती हैं क्या, ठीक है, नहीं हो सकती ना। और ऐसा किसके कारण होता है, तो देखो तर्कुरूपी पेशी तंतुओं की ऐच्छिक प्रकृति, साकित अनैच्छिक पेशी तंतु, अरेखित अनैच्छिक पेशी तंतु, या फिर अंतर्विष्ट डिस्क युक्त अनैच्छिक पेशी तंतु। ठीक है,
देखो हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, ठीक है, इनमें सोचने भर से संकोचन नहीं होता। उसका मेन कारण है कि इनमें अरेखित और अनैच्छिक पेशी तंतु होते हैं। इनमें अरेखित और अनैच्छिक पेशी तंतु होते हैं। अरेखित पेशी तंतु चिकने पेशी तंतु और चिकने पेशी तंतु अनैच्छिक होते हैं। ठीक है, तो अपने आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि उपास्थि के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। उपास्थि के लिए अपन को गलत कथन का चयन करना है। तो देखो अधिकांश जो भ्रूणीय उपास्थि हैं वो वयस्क में अस्थियों में प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ये हमने एज इट इज स्टेटमेंट पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है एज इट इज। ठीक है, तो ये कथन सही है। दूसरा है यह वयस्कों में हाथ और पैरों में उपस्थित होती है। वयस्कों में हाथ और पैरों में उपस्थित होती है। थर्ड है अंतरा कोशिकीय पदार्थ इसका ठोस और नमनशील होता है। भैया तो हमने पढ़ा था कि जो उपास्थि हैं उनका अंतरा कोशिकीय पदार्थ लचीला होगा और नमनशील होगा, ठोस नहीं होगा। ठोस मिलता है हमको अस्थियों में। तो ये कथन अपना गलत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अतिरिक्त निम्न सभी में अंतराली संधियां होती हैं। किसके अतिरिक्त निम्न सभी में गैप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखो हृदय पेशी तंतु, सिनेप्टिक संधियां, चिकनी पेशियां और कंकाल पेशी। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई देखो जो कंकाल पेशियां हैं, ठीक है, इन कंकाल पेशियों में गैप जंक्शंस नहीं होते। ठीक है, तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं यानी कि चषक कोशिकाएं यानी कि म्यूकस सेल्स किसके रूपांतरण द्वारा निर्मित होती है। तो भाई आहार नाल की जो चषक कोशिकाएं हैं, ठीक है, या फिर आहार नाल की जो श्लेष्म कोशिकाएं हैं वो किसके रूपांतरण बनती है। याद करो हमने पढ़ा था कि आहार नाल की जो श्लेष्म कोशिकाएं हैं, ठीक है, अब श्लेष्म कोशिकाएं थी तो आहार नाल में हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि इस प्रकार से ये स्तंभाकार कोशिकाएं रूपांतरित होकर श्लेष्म का निर्माण करने लग जाती है, स्रावित करने लग जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सरल स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका और इसके द्वारा संपन्न कार्य के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। ठीक है, देखो भैया वृहद भक्षकाणु है, मैक्रोफेज, ये सूक्ष्म जीवों को खाती है, निगलती है, करेक्ट बात है। तंतुकोरक यानी कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये प्रत्यास्थ तंतुओं का संश्लेषण करती है, कोलेजन और इलास्टिन जो तंतु है। एडिपोसाइट्स तुरंत उपयोग में न लिए जाने वाले अधिक पोषक तत्वों को संग्रहित कर लेती है। जब हम हमारी बॉडी के नीड्स से अलावा या हमारी बॉडी के नीड से एक्स्ट्रा फूड खा लेते हैं, ठीक है, तो वो वसा के रूप में परिवर्तित होता है और इन्हीं एडिपोस कोशिकाओं में आकर संग्रहित हो जाता है। ये भी सही है। मास्ट कोशिका ये भक्षकाणु कोशिका नहीं होती, ये हमने पढ़ा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सभी रेखित पेशियां या पेशियों में, अब सभी रेखित पेशियां या जो पेशियां हैं, ठीक है, ये बहुकेंद्रकीय होती है, सीएनएस के अधीन होती है, थकी हुई होती है, या इनमें पेशी तंतु उचित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। बात कर रहे हैं रेखित पेशियों की, अरेखित पेशियों की बात नहीं कर रहे, रेखित पेशियों की बात कर रहे हैं। तो रेखित पेशियों में जो पेशी तंतु है, ठीक है, ये पेशी तंतु एक विशिष्ट रूप से या विशिष्ट मैनर में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि चेहरे की जो मुख्य पेशियां हैं ये होती हैं। अब चेहरे की जो मुख्य पेशियां हैं तो देखो बहुकेंद्रकीय है, अरेखित एक केंद्रकीय है, सदैव एक इकाई के रूप में संकुचित होती है, नहीं। चेहरे की मुख्य पेशियों में संचार संधियां नहीं पाई जाती हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रेखित ऐच्छिक व रेखित अनैच्छिक पेशियों के उभयनिष्ठ लक्षण का चयन कीजिए। अब रेखित ऐच्छिक और रेखित अनैच्छिक दोनों जो पेशियां हैं इनके कॉमन फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो रेखित ऐच्छिक और जो रेखित अनैच्छिक पेशियां हैं इनमें आसंजी छोर पाए जाते हैं दोनों में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा ऊतक मुख्य रूप से शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। अब शरीर की अनुक्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी ऊतक हमने पढ़ा है तंत्रिका ऊतक। भाई यही तो क्या कर रहा है कि जैसे हमारे शरीर की कंडीशंस चेंज होती है तो यही तो हमारी बॉडी की अनुक्रियाशीलता के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3।
अगला क्वेश्चन है कि जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है तो इसकी प्लाज्मा झिल्ली में वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है, और यह वैद्युत परिवर्तन किस दिशा में बहुत तेजी से गमन करता है। तो भैया देखो, हमने जब तंत्रिका ऊतक पढ़ा तो उस तंत्रिका ऊतक में हमने पढ़ा था कि एक तंत्रिका है, ठीक है, या फिर जनरली तंत्रिका ऊतक, या फिर जो अपना लास्ट वाला माइंड मैप का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने तंत्रिका ऊतक डिस्कस किया था, उसमें इसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस नहीं किया था। वो स्ट्रक्चर हम तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्या होता है, इस प्रकार से ये संरचना होती है। ये इसका साइटोन भाग होता है, ये इसका एक्सोन भाग होता है। अब बात कर रहे हैं कि उद्दीपित जब इसको किया जाता है तो इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें जो वैद्युत आवेग है या वैद्युत परिवर्तन है वो साइटोन से एक्सोन की ओर तीव्रता से गति करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, तंत्रिकाक्ष से द्रुमिका की ओर, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष की ओर। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कि भाई जो कोशिका काय है यानी कि साइटोन है, साइटोन से जो एक्सोन है उसकी तरफ ये तीव्रता से गति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो कौन सा गुण पेशी तंतु और तंत्रिका तंतु दोनों दर्शाते हैं। तो पेशी तंतु और जो तंत्रिका तंतु है ये कौन सा गुण दर्शाएंगे। तो देखो पेशी तंतु ये और जो अपने तंत्रिका तंतु है ये दोनों उत्तेजनशीलता दर्शाते हैं, हमने पढ़ा है, ये दोनों दर्शाते हैं उत्तेजनशीलता। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो किसके अतिरिक्त निम्न सभी अभिलक्षण पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में लैंगिक द्विरूपता की व्याख्या करते हैं। देखो भाई लैंगिक द्विरूपता की बात कर रहे हैं हम, जो बाहर से दिखाई देने पर हम उसको अलग पहचान सके कि ये नर है और ये मादा है। देखो नर में पंख उदर के आखिरी छोर से आगे बड़े होते हैं, ये हमने पढ़ा है। मादा में 7वां अधरक नौकाकार होता है, करेक्ट बात है। गुदाशुक नर में होता है और मादा में नहीं होता है। गुदालूम मादा में होता है और नर में होता है। देखो गुदाशुक तो यहाँ मिलेगा लेकिन गुदालूम ये नर में होगा और मादा में नहीं होगा, तो ये करेक्ट नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच में पहली जोड़ी पंख वो कहाँ से निकलते हैं। हमने पढ़ा है कि भाई जो कॉकरोच है, ठीक है, इस कॉकरोच में होते हैं 2 जोड़ी पंख। ठीक है, जो 2 जोड़ी पंख है उनमें से जो पहली जोड़ी पंख है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि अपारदर्शी होते हैं और सुरक्षात्मक होते हैं, ठीक है, वो अराइज होती है मीजोथोरैक्स से यानी मध्यवक्ष से। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भाई देखो एक जोड़ी पंख मध्यवक्ष से निकल रहे थे और एक जोड़ी पंख पश्चवक्ष से निकल रहे थे। 3 वक्ष को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, 3 खंडों में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। तो एक जोड़ी तो निकल रहा था मध्यवक्ष से और दूसरी जोड़ी निकल रही थी पश्चवक्ष से। ठीक है, तो मध्यवक्ष वाला था ये क्या था, अपना अपारदर्शी था, सुरक्षात्मक था, और जो पश्चवक्ष वाला था ये अपना पारदर्शी झिल्ली में था और उड़ने में काम आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारदर्शी झिल्लीनुमा पंख जिनका उपयोग कॉकरोच उड़ने के लिए करता है वो कहलाते हैं। अब पारदर्शी और झिल्लीनुमा पंख जिनका उपयोग कॉकरोच उड़ने में करता है, तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि भाई कौन से खंड से उत्पन्न होते हैं, ये पश्चवक्षीय खंड से। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यकृतीय अंधनाल किसके संधि स्थल पर उपस्थित होती है। अब देखो यकृतीय अंधनाल की बात कर रहे हैं हम, हिपेटिक सी की। तो हिपेटिक सी की ये जो यकृतीय अंधनाल थी, ठीक है, यह जठर अंधनाल थी, ये कहाँ पर उपस्थित थी, जो हमारी अग्रांत्र और जो मध्यांत्र है उसका जो संधि स्थल है वहां पर थी ये। ठीक है, तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा आंसर, पेशणी और मध्यांत्र के, भाई पेशणी और मध्यांत्र इसके संधि स्थल पर उपस्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कॉकरोच के संदर्भ में असुमेलित कथन का अपन को क्या करना है, चयन करना है। कॉकरोच के उदर में 10 खंड होते हैं, करेक्ट बात है। इनमें गुदालूम में 10वें खंड में पाई जाती है। इनमें मेलपीगियन नलिकाएं लगभग 100 से 150 होती है, करेक्ट है। हमने ये सारे पॉइंट एज इट इज डिस्कस किए।
इसकी श्वास नली जो तंत्र होता है उसमें 10 रंध्र पाए जाते हैं, 10 श्वास रंध्र। ये गलत है क्योंकि 10 जोड़ी होते हैं, ये केवल 10 नहीं होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कॉकरोच में कौन सी संरचना सबसे पहले भोजन को पीसती है? ठीक है, अब देखो कॉकरोच में कौन सी संरचना सबसे पहले भोजन को पीसेगी? पहले पीसने की बात है, ठीक है, पीसने की और पहले पीसने की दोनों डिफरेंट बात हो गई। तो देखो पेस्टनी में तो बाद में पिसती है जब ये पहुंचती है, उससे पहले मैंडेबल जो इसके मुखांग होते हैं ये भोजन को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इनको खाता है, और जब ये इसके क्रॉप यानी कि गिजड़ में जाता है, वहां से जब ये पेस्टनी में जाता है ना, तो पेस्टनी में तो ये सेकेंड बार पीसता है। तो सबसे पहले मैंडेबल ने पीस दिया, तो आंसर हो जाएगा हमारा मैंडेबल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प संरचना गलत है? ठीक है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है, क्लियर बात है। रक्तवाहिनी अनुपस्थित होती है, क्लियर बात है। रुधिर लसिका में हिमोसाइट्स की उपस्थिति होती है, हृदय में रुधिर लसिका का अग्रभाग में प्रभाव होता है। देखो अभी बात करें हम कॉकरोच में, ठीक है, तो कौन सा विकल्प संरचना गलत है? ठीक है, रक्तवाहिनियों की अनुपस्थिति, रक्तवाहिनियां यहां होंगी लेकिन अल्प विकसित होंगी, ये होंगी अल्प विकसित। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर सेकंड। कॉकरोच में गैसों का विनिमय कहां होता है भैया? तो कॉकरोच में जो गैसों का विनिमय है वो होता है ट्रैक्यूल्स में। ये भाई हमारी ट्रैकिया, ये ट्रैकिया आगे जाकर क्या हो गई, डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई और बना ली इसने ट्रैक्यूल्स। ठीक है, इन ट्रैक्यूल्स में क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला कथन है हमारा, अगला क्वेश्चन है असेशन रीजन वाला है। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है हमें। कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है जो युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजकों से जुड़ी होती है, करेक्ट बात है। कॉकरोच के सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा भाग रहता है जबकि बाकी शरीर के दूसरे भागों में पृष्ठ तल में उपस्थित होता है। भैया ये पृष्ठ तल में नहीं होता, ये होता है अधर तल में। ठीक है, तो अपना क्या हो गया यहाँ पर, कथन जो फर्स्ट है वो तो हो गया सही, और जो कथन गलत है वो हो गया, सॉरी कथन सेकंड है वो हो गया गलत। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कथन ए सही है, कथन ए गलत है, कथन बी सही है, कथन बी गलत है, कथन ए और बी दोनों गलत है, कथन बी गलत है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा, कॉकरोच में अधिग्रसिका गुच्छिका से तंत्रिकाएं ए और बी को प्रेरित करती हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान ए और बी की पूर्ति सही से कर रहा है। आप देखो भैया, कॉकरोच में अधिग्रसिका गुच्छिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अधिग्रसिका गुच्छिका मिल रही थी हमें कॉकरोच के सिर में, और कॉकरोच के सिर में अधिग्रसिका गुच्छिका मिल रही थी, तो ये सिर में कौन कौन सी संरचनाएं मिल रही है, इसमें से एक तो संयुक्त नेत्र मिल रहा है, एक श्रृंगिका मिल रही है। ठीक है, ये इन दोनों को आपूर्ति करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, अगला है, कॉकरोच के संदर्भ में निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का करना हमें चयन। ठीक है, निम्न कॉलमों का मिलान करना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखो कॉकरोच में वृषण की बात करें तो कॉकरोच में वृषण है, ये 4th से 6th उदरीय खंड में स्थित होते हैं। ठीक है, वहीं अगर कॉकरोच में अंडाशय की बात करें अपन, तो अंडाशय इसमें सेकंड से 6th उदरीय खंड में स्थित होते हैं। ठीक है, छत्रक ग्रंथि है वो स्थित होती है इसमें, यानी मशरूम ग्रंथि 6th से 7th उदरीय खंड में, और शुक्र ग्राहिका है ये होती है अपनी 6th उदरीय खंड में। तो यानी कि हो जाएगा अपना फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में थर्ड, थर्ड में फोर्थ। तो फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में थर्ड, थर्ड में फोर्थ, और फोर्थ में ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मादा कॉकरोच में शुक्राणुओं का संग्रहण स्थल कौन सा होता है? तो मादा कॉकरोच शुक्र ग्राहिकाओं में शुक्राणुओं का संग्रहण करती है, हमने पढ़ा है। ठीक है, अंड कवच गहरे लाल रंग के
काले भूरे रंग का या 3/8 इंच का या 8 mm लंबा संपुट होता है, जिसका निर्माण, अब देखो अंडकवच का निर्माण हमने सीधा सीधा पढ़ा है कि श्लेष्मक ग्रंथि कर रही थी, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, मादा में श्लेष्मक ग्रंथि उपस्थित थी, और ये मादा में जो श्लेष्मक ग्रंथि है ये अंडकवच का निर्माण कर रही थी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नर कोकरोच में बाह्य जननेंद्रियों के संदर्भ में एक विषम विकल्प का करना है चयन। तो बाह्य जननेंद्रियों की अगर अपन बात करें तो देखो 3 जोड़ी युग्मन प्रवर्ध होते हैं, ठीक है। कोकरोच के संदर्भ में बाह्य जननेंद्रियों के संदर्भ में विषम का चयन करना है अपन को। काइटिन सममितीय संरचनाएं होती है, कूट शिशन और लिंगाकृत बाह्य शिशन खंड के भाग हैं, नर जनन कोष्ठ उपस्थित होता है गुदा के आधार पे। सिर्फ यही क्या है इसके लिए विषम संरचना है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मादा जनन कोष्ठ का जो पश्च भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो मादा जनन का पश्च भाग या मादा जनन कोष्ठ का पश्च भाग कहला रहा था वेस्टिबुलम। हमने एज इट इज डायग्राम में इसको क्या किया था, नोट डाउन किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर केंचुए का आ गया है, चलो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। केंचुए में संवेदी तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का करना है अपन को चयन। देखो इनमें नेत्रन उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रकाश की तीव्रता के अंतर करने के लिए ग्राही कोशिकाएं उपस्थित होती है, करेक्ट बात है। स्पर्श के लिए ग्राही कोशिकाएं इनमें उपस्थित होती हैं जो भूमि में कंपन को महसूस करती है, ये बात भी सही है। संवेदी अंग केंचुए के अग्रभाग पर उपस्थित होते हैं, ये बात भी करेक्ट है। केंचुए में स्वाद ग्राहिकाएं अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित नहीं उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी संरचना नर मेंढकों में मूत्र जनन वाहिनी की तरह काम करती है। अब देखो हमने पढ़ा था कि भाई नर जो मेंढक हैं, ठीक है, इन नर मेंढकों में जो मूत्र जनन वाहिनी है इसका निर्माण कौन कौन कर रहा था, तो एक तो मूत्र वाहिनी थी, ठीक है, दूसरी बिडरनाल थी। और बिडरनाल क्या थी कि जो शुक्रवाहक थे, ठीक है, जो वृषण मेंढक का जो वृषण है, ठीक है, उससे शुक्राणुओं को लेकर आ रही थी संरचना, वो मिलकर बिडरनाल बना रही थी। ये बिडरनाल मूत्रवाहिनी से आकर संयोजित हो रही थी और बना रही थी मूत्रोजनन नलिका, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूत्रवाहिनी इसमें मूत्रजनन नलिका के रूप में कार्य करती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किसके अतिरिक्त निम्न सभी लक्षणों द्वारा नर मेंढक को बाह्य रूप से मादा मेंढक से अलग किया जा सकता है। तो देखो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वाक कोश की उपस्थिति केवल नर मेंढक में मिलती है, तो अपन पहचान सकते हैं। अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग की उपस्थिति नर मेंढक में मिलती है, तो अपन पहचान सकते हैं। ये तो बाह्य रूप से हो गई दोनों। नर मेंढक में मूत्रवाहिनी शुक्राणु और मूत्र दोनों का वहन करती है, बात तो यहाँ पर सही है, लेकिन ये बाह्य रूप से नहीं है, यानी कि ये तो इसकी बॉडी के अंदर उपस्थित है और अपन देख नहीं सकते। वृषण वृक्क के ऊपर भाग से पेरिटोनियम से दोहरी वलय या मेजोर्कियम द्वारा जुड़े रहते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों एक्सटर्नली नहीं देख सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी, और सी और डी है अपना केवल 4th में, तो आंसर है अपना यहाँ पर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि पर जो मेंढक है वो श्वसन करते हैं, तो हमने मेंढकों में श्वसन में पढ़ा था कि जब ये स्थल पर होते हैं तो ये त्वचा के द्वारा भी करेंगे, फुफ्फुसों के द्वारा भी करेंगे और मुख के द्वारा भी करेंगे। तो मतलब आंसर क्या है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है पेरिप्लेनेटा में वृक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी चलने योग्य पैर और पंख होते हैं। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि भाई जो पेरिप्लेनेटा है इसके 3 वक्षीय खंड होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब तीनों में पैर तो होते हैं लेकिन पंख तीनों में नहीं होते। पंख सिर्फ जो मेटाथोरैक्स और जो अपना मीजोथोरैक्स है दोनों में मिलते हैं, यानी मध्य वक्ष और पश्च वक्षीय खंड में पंख मिलते हैं, ठीक है। तो कथन फर्स्ट गलत हो गया। केवल नर कोकरोच में शस्य के दोनों ओर एक जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। बात कर रहे हैं केवल नर कोकरोच की, ठीक है। और जबकि बात करें हम लार ग्रंथियों की एक जोड़ी, तो वो तो नर और मादा दोनों में उपस्थित होती है, ठीक है। तो मतलब ये कथन भी गलत है हमारा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों ही कथन गलत है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला है कोकरोच की आकारिकी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखो कोकरोच की आकारिकी के संदर्भ में
पृष्ठकांश व अधरकांश कटक है जो लचीली संधिकारी झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। क्लियर है। मध्यवक्ष में एक जोड़ी टैगमिना होते हैं। नर जनन कोष्ठ पृष्ठ भाग पर 9th 10th और अधरक और अधर भाग पर 9th पृष्ठक द्वारा घिरा रहता है। श्रृंगिका में संवेदी ग्राहियां होती है जो वातावरणीय दशाओं को मापती है। क्लियर है। अब देखो इसका ये वाला जो कथन है कि नर जनन कोष्ठ पृष्ठ पर 9th 10th और अधरक और अधर भाग पर 9th पृष्ठक द्वारा घिरा रहता है, ये गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कॉकरोच के पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ना है अपन को। कॉकरोच के पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। देखो शस्य ग्रसिका और मध्यांतर में पेषणी के मध्य उपस्थित होता है। ठीक है। मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर 6 से 8 अंध नलिकाएं होती है जो जठर अंधनाल कहलाती है। मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर थोड़ी होती है भैया ये। ठीक है। अपन को क्या करना है, इसमें से गलत कथन का चयन करना है। ठीक है। कथनों को पढ़िए। ठीक है। और सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। ठीक है। तो देखो मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर 6 से 8 अंध नलिकाएं। अब हमने पढ़ा है कि भाई 6 से 8 जो अंध नलिकाएं हैं ये मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर नहीं होती। 6 से 8 अंध नलिकाएं अग्रांतर और मध्यांतर के संधि स्थल पर होती है। ठीक है। 6 से 8 मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर। ओके। और ग्रंथिल जठर में बाह्य मोटा वर्तुल पेशी स्तर और आंतरिक 6 काइटिन युक्त दांत होते हैं। ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो फर्स्ट है शस्यिका ग्रेशिका और मध्यांतर में पेषणी के मध्य उपस्थित होते हैं। ठीक है। और ग्रंथिल जठर बाह्य मोटा वर्तुल। ठीक है। आंतरिक, अच्छा ग्रंथिल जठर में नहीं होते, ये तो अपने पेषणी में होते हैं। तो मतलब अपना क्या हो गया, 3rd वाला कि ग्रंथिल जठर में बाहरी मोटा वर्तुल स्तर होता है। ठीक है। हाँ ग्रंथिल जठर में। ठीक है। ये ग्रंथिल जठर यानी पेषणी की बात कर रहा है। बाहरी मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है, आंतरिक 6 काइटिन दांत होते हैं। करेक्ट है। शस्य ग्रसिका ये नहीं होता, ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है दोनों। तो अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए, और 3rd अपना सही हो गया। तो आंसर हो गया 4th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 55 नंबर का। कॉकरोच में युग्मित संरचनाओं के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन करना है। अब कॉकरोच में युग्मित संरचनाओं के संदर्भ में विषम विकल्प की बात करें, पक्षाकार पेशियां युग्मित होती है, गुदालुम युग्मित होती है, गुदाशूक युग्मित होता है, शिश्न ग्रंथियां केवल सिंगल रहती है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई संरचनाओं में कितनों में संवेदी ग्राहियां होती है। देखो संयुक्त नेत्र संवेदी होता है, श्रृंगिका भी संवेदी होती है, लेब्रम, लेबियम, अधोग्रसनी, मैक्सिला, गुदालुम, ये सारी जो संरचनाएं हैं संवेदी होती है। तो मतलब आप अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th। ठीक है। सिर गर्दन यानी गिरवा के माध्यम से वक्ष से जुड़ी होती है, जो किसका एक छोटा विस्तार है। और जो गर्दन है वो हमने पढ़ा था भाई कि जो गर्दन है वो किसका विस्तार है, तो प्रोथोरैक्स का। और प्रोथोरैक्स मतलब अग्रवक्ष वाला भाग हो गया। तो अपना आंसर हो जाएगा 2nd। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट एज इट इज टर्म्स बताई थी, या एज इट इज आपको लाइन बोली थी मैंने। पेरिप्लेनेटा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ना है। इसमें से सत्य या असत्य कथन को एफ या टी के रूप में अपन को पहचानना है। ठीक है। सत्य या असत्य कथन को एफ या टी के रूप में पहचानना है। तो देखो अंतरंग अंग रुधिर लसिका नामक रक्त में डूबे रहते हैं। ठीक है। तो अंतरांग अंग रुधिर लसिका नामक रक्त में डूबे रहते हैं। करेक्ट बात है। पेशीय हृदय वक्ष और उदर की मध्य रेखा के साथ साथ स्थित होता है। ये बात भी सही है भाई, पेशीय हृदय वक्ष की और उदर की मध्य रेखा के साथ स्थित होता है। रक्त का प्रवाह इसमें एक दिशा में साइनस द्वारा होता है। ठीक है। ये बात भी करेक्ट है। तो अपना आंसर हो जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों में ट्रू हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3rd। ठीक है। पेरिप्लेनेटा में श्वसन तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का अपन को क्या करना है, चयन करना है। ठीक है। तो देखो शरीर के पार्श्व भाग पर एक छोटे छिद्रों द्वारा श्वास नली खुलती है।
ट्रेक्यूल्स द्वारा श्वसन नलिकाएं शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। श्वासरंध्रों का छिद्र अवरोधियों द्वारा नियंत्रित होता है और विसरण द्वारा गैसों का विनिमय स्थल श्वसन नलिका है। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था कि भाई जो इनमें गैसों का विनिमय हो रहा है विसरण के द्वारा, ठीक है, वो श्वसनिकाएं यानी कि ट्रेक्यूल्स है। भाई श्वास नली तो ये हो गई, ठीक है। अब ये श्वास नली आगे जाकर छोटी छोटी ट्रेक्यूल्स में इस तरह से विभाजित हो जाती है, तो विनिमय तो यहां पर हो रहा है ना, विनिमय तो इधर हो रहा है, इस श्वास नली पे थोड़ी ना हो रहा है, तो ये कथन गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहां पर 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉकरोच के संदर्भ में विषम का अपन को करना है चयन। ठीक है, देखो इनका आकार केवल 2.6 से 7 सेंटीमीटर के परास में होता है। ये रात्रिचर होते हैं, ये सर्वभक्षी होते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना लगभग 34 से 53 mm लंबा होता है। ये कथन गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th। ये जो तीनों हैं वो एज इट इज मैंने इसके फीचर्स में पढ़ाया आपको, तीनों कथन एज इट इज पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो कॉकरोच में पृष्ठीय कटक कहलाता है। अब भाई कॉकरोच में जो पृष्ठीय कटक की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय प्लेट की, तो कॉकरोच में पृष्ठीय प्लेट को क्या बोलते हैं हम? पृष्ठक। अधरीय प्लेट को अधरक। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा केवल सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। पेरीप्लेनेटा में पंख मादा के उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े रहते हैं। गलत, ये तो नर की विशेषता है। सिर शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर स्थित होता है। लचीली गर्दन के कारण सिर सभी दिशाओं में गति करता है। ठीक है, नेत्र के पीछे स्थित झिल्ली में सॉकेट से एक जोड़ी धागे नुमा श्रृंगिका निकलती है। ठीक है, देखो नेत्र के पीछे स्थित झिल्ली में सॉकेट से एक जोड़ी धागे नुमा श्रृंगिका निकलती है, ये गलत है। तो अपना बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिया गया चित्र कॉकरोच का है और निम्न में से कौन सा नामांकित भाग ए के लिए सही नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला है कॉकरोच के लिए, और ये वाला जो भाग है ये एक दर्शा रखा है। अब कौन सा भाग इसके लिए सही नहीं है? तो देखो ये संधियुक्त तंतुमय संरचना है, क्लियर है। ये दोनों लिंगों में पाई जाएगी, हमको नर में भी मिलेगी हमको और मादा में भी मिलेगी। पुच्छीय सूख से ये भिन्न होती है। गुदीय लूम जिसे हम बोलते हैं, ये गुदीय लूम है, नर में भी मिलेगी मादा में भी मिलेगी। 9th खंड के साथ ये संयोजित होती है, ये बात गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के मुखांग होते हैं। अब कॉकरोच के मुखांग किस प्रकार के होते हैं? तो हमने पढ़ा है कि भाई कॉकरोच के मुखांग काटने और चबाने वाले प्रकार के होते हैं, काटता है और चबाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अतिरिक्त निम्न सभी कॉकरोच की युग्मित संरचनाएं हैं। ठीक है, तो किसके अतिरिक्त निम्न सभी कॉकरोच की युग्मित संरचनाओं में हमने पढ़ा है कि भाई श्लेषक ग्रंथि है, ये युग्मित संरचना है, शुक्रग्राहिका युग्मित है, वृषण है, सिर्फ शिश्नी ग्रंथि है। ठीक है, ये युग्मित संरचना नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर अपना 4th। क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉकरोच में मेलपी की नलिकाएं अग्रांतर और मध्यांतर के संधि स्थल पर उपस्थित होती है। गलत। ग्रंथिल और पक्षमापी कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है। रुधिर लसिका से यूरिक अम्ल अवशोषित करती है और पश्चान द्वारा उत्सर्जित करती है। गलत। 6 से 8 अंध नलिकाएं होती है, ये भी गलत है। ग्रंथिल और पक्षमापी ये कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है, जो क्या करती है, अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो या फिर सिंपल से वे में बात करें तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉकरोच की संरचनाएं और इनकी संख्या के संदर्भ में सही मिलान का चयन करना है। ठीक है, देखो पक्षाकार पेशियां 10 जोड़ी, ये डैश है इसके बीच में। संयुक्त नेत्र 2000 नेत्रकांश, अंड कवच 9 से 10 अंडे। ठीक है, और 4th है लार ग्रंथि 1 जोड़ी। ठीक है, इसके आगे 1 जोड़ी मिसप्रिंट हो गया। तो कॉकरोच की संरचना और की संख्या के संदर्भ में
सही मिलान का चयन करना है अपन को। तो सही मिलान का हो गया अपना, दोनों संयुक्त नेत्र में एक में होता है ये, तो दो में तो हो गए 4, एक अंडकवच में 9 से 10 अंडे नहीं होते, ज्यादा होते हैं अपने, तो आंसर हो गया अपना 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर कॉकरोच में जनन कोष्ठ पृष्ठीय भाग पर 9th और 10th पृष्ठक तथा अधर भाग पर खालिस्तान के द्वारा घिरा रहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेगिस्तान की पूर्ति करे। यहाँ पर रेगिस्तान है, ब्लैंक है। ठीक है, तो ये कह रहा है पृष्ठ भाग पर 9th और 10th पृष्ठक द्वारा घिरा होता है और अधर भाग पर किसके द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, तो देखो पृष्ठ भाग पर किसके द्वारा घिरा रहेगा, ये 9th और 10th, और अदर भाग पर ये 9th के द्वारा घिरा रहेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st। ठीक है, अगला है, नर मेंढक में खालिस्तान मूत्र जनन वाहिनी के रूप में कार्य करता है जो अवस्कर में खुलता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति सही से करता है। तो जो मेंढक है, ठीक है, इसमें जो मूत्र वाहिनी है ये मूत्र जनन नलिका के रूप में कार्य करती है। मैंने बताया आपको बिडर की नाल भी आकर इसमें खुल रही है, और बिडर की नाल किसको लेकर आ रही है, शुक्राणुओं को। अब ये जो नलिका है मूत्र का भी वहन करेगी, शुक्राणुओं का भी वहन करेगी, मतलब मूत्र वाहिनी मूत्र नलिका के रूप में काम करेगी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, तो ये तो था अपना जो एनिमल टिश्यू और जो अपना कॉकरोच और मेंढक है। ठीक है, इन जो टॉपिक्स है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के माइंड मैप के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।